साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा ओबीसी वर्ग मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इन संगठनों के द्वारा जो समता संघर्ष का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड़ में हुआ था, उसको आज 97 साल हो गए हैं। और इस मौके पर राज्य स्तरीय बहुजन समाज जन जागृति परिषद का आयोजन किया गया है। इस जन जागृति परिषद में बहुत सारे विषय रखे गए हैं और इस संबंध में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें आई है। मैं आपको जो 5 विषय है उसमें से केवल एक विषय पर, बाकी तमाम विषय पर बातें होती रहती है, तो एक विषय जो लास्ट विषय है उस विषय के बारे में ही मैं थोड़ा, लास्ट नहीं, 4 नंबर का विषय है नाग लोगों के संबंध में। तो केवल इसी विषय पर थोड़ा बात करना चाहता हूं इस परिषद के मौके पर। उसकी वजह ये है कि आज 1703 जाति के टुकड़े, जिनको संवैधानिक भाषा में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनके 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने जाति के नाम पर किए। 801 टुकड़े आदिवासियों के, और 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग ओबीसी के, इन सभी को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हैं। 6247 जाति के टुकड़ों की 6247 पहचान है। 6247 टुकड़े, तो हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान। तो एक पहचान दूसरे पहचान से टकराती है, उसमें ऐसा गुण होता है हर एक को अपने पहचान का, चाहे उसको गुलामी ही है मगर उसका भी गर्व होता है। तमाम जाति के जो टुकड़े हैं वो ब्राह्मणों का षड्यंत्र है जो हम लोगों के ऊपर थोपा गया है। इसके जानकारी ना होने की वजह से हम लोग तमाम सारे बहुजन जो है उस टुकड़े का, अपने अपने हिस्से के टुकड़े का गर्व करते हैं, गौरव करते हैं। और जब तक हम गर्व और गौरव करते रहते हैं तब तक हम लोग आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते। हर एक को अपना गर्व है। सारे लोगों को इकट्ठा आने से उसकी पहचान खत्म हो जाती है। 6247 जाति के टुकड़े अगर सारे के सारे टुकड़े बहुजन बन जाए तो सबकी पहचान खत्म हो जाती है। एक ही पहचान रहती है, बहुजन या बहुजन समाज। अगर सारे टुकड़े खत्म हो जाते हैं तो वो बनता है मूल निवासी समाज। तो प्रत्येक जाति के व्यक्ति को अपने पहचान को खत्म करने का डर लगा, रहे मेरा पहचान खत्म हो जाएगा तो मेरे बेटे का शादी कैसे होगा, मेरे बेटे का शादी कैसे होगा। अभी तो आसान है, बेटी की शादी करनी है तो अपने ही जाति बिरादरी के आदमी के अंदर लड़का ढूंढने के लिए चला जाता है, तो आसानी से ढूंढ लेता है।
उसी तरह से बेटे का भी करता है। तो जाति की पहचान हमारी पहचान है नहीं, जाति की पहचान दी हुई पहचान है। इसका मतलब हमारे जाति की पहचान ये हमारे लिए उधारी की पहचान है, दूसरे के द्वारा दी हुई पहचान है, ब्राह्मणों के द्वारा दी हुई पहचान है, ये विभाजन करने वाली पहचान है, ये विभाजन करके टुकड़े करने वाली पहचान है। टुकड़ों की वजह से हम प्रतिकार विहीन हैं, प्रतिकार विहीन की वजह से गुलामी थोपने में 3.5% ब्राह्मण कामयाब होता है, और कामयाब होने के बाद भी हम लोग उसका विरोध करने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक को अपने जाति का गर्व है, गौरव है, उसकी पहचान वो अलग बनाए रखना चाहता है। ये बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको खत्म कैसे किया जाए? जब तक खत्म नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर एकता निर्माण नहीं होगी। तो कुछ तो हम लोगों को इसकी दवा, ये बीमारी की कोई दवा ढूंढनी होगी। मेरे मान्यता के अनुसार जो इस देश में इन सारे लोग, जिन लोगों को ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, ये बंटवारा सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई नहीं देता। ये जो बंटवारा है जातियों का, वो सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं है। उसके बाद भी कई सालों तक, शतकों तक नहीं है। और जब ब्राह्मणों का आगमन होता है भारत में, आक्रमण होता है, आगमन होता है, और डीएनए के अनुसार ये फाइनली प्रूव हो गया कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है, विदेशी है, तो उन विदेशी ब्राह्मणों ने भारत में आकर ये टुकड़े हमारे किए, क्योंकि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे। टुकड़े किसके किए? तो सिंधु, अगर बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण करने वाले नाग लोग थे। तो उसके बारे में सारी दुनिया में मान्यता है कि ये बहुत बड़ी विशाल सभ्यता थी और बड़ी विकसित सभ्यता थी। उसके बाद में उसी के आगे हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धा का मूवमेंट है वो भी उसी से निकला है। बुद्धा ने जो मौलिक रूप से इस देश में एक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की और एक इसके लिए एक आंदोलन ही खड़ा किया। वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन वो समता प्रस्तापित करने का आंदोलन था। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्रस्तापित करने का आंदोलन था। तीसरी बात, बंधुता प्रस्तापित करने का आंदोलन था। और चौथी बात, न्याय प्रस्तापित करने का आंदोलन था। ये बात संगठित रूप से, नियोजित रूप से, योजनाबद्ध तरीके से पहले दिखाई नहीं देती है। जो लिटरेचर अवेलेबल है भारत में, उसके पहले उपलब्ध दिखाई देती नहीं है। पर्टिकुलरली समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस चतुसूत्री पर इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को खड़ा करने का जो कार्यक्रम है, ये बुद्धा के आगमन से शुरू होता है। उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद में ही, जब ये ऐसा हुआ, उसके बाद ही ब्राह्मणों ने इसे खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो रहा था, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है ये खत्म हो रहा था। ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत बताया था, उस सिद्धांत में समता नहीं थी, उस सिद्धांत में स्वतंत्रता नहीं थी। अगर आप वेद का अध्ययन करोगे तो आपको वेद में एक सिद्धांत है
जिसके बारे में हमारे लोगों को जानकारी नहीं है ठीक से। वेद को मानने वाले लोगों को वेद को प्रमाण मानना पड़ता है। वेद को प्रमाण मानने का क्या अर्थ है? जो वेद में है वही त्रिकाल बाधित सत्य है, उससे दुनिया में और कुछ नहीं है, वही है, वो फाइनल है। तो इससे वेद प्रामाण्य स्थापित किया। और जब वेद प्रामाण्य स्थापित होता है तो उसके विरोध में स्वतंत्रता की, मानसिक स्वतंत्रता की जरूरत होती है। जो इसको डिनाय करेगा वही डिनाय कर सकता है जो जिसके पास मानसिक स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता का मुद्दा बुद्धा किसमें आया? बुद्धा ने तो मनुष्य और मनुष्य के बीच में रंग का, उम्र का, हाइट का, संपत्ति का, सत्ता का, तमाम प्रकार का भेद हो सकता है। और उस समय भी था, आगे भी दुनिया जब तक रहेगी तब तक रहेगा। इसके बावजूद भी सारे मनुष्य समान हैं। ये सबसे ज्यादा संगठित रूप से ये बुद्धा ने ही बताया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुद्धा से ही लिया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये डिक्लेरेशन जो यूनो का है उसको स्वीकार किया है। तो एक का इसका मतलब यह है कि जो बुद्ध की विचारधारा है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार की, तो ये दुनिया की विचारधारा है। तो 4 सूत्रों पर सारे दुनिया में काम होना चाहिए। तो बुद्ध का ये विचार जो है, तुम बुद्धिस्ट हो सकते हो, बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हो, मगर तुम्हें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित ही काम करना होगा। जिन्होंने भी सारे दुनिया के जितने भी 211 देश है दुनिया में, तो जितने लोगों ने भी चार्टर पर साइन किया, अगर मान लो 211 देशों ने साइन किया, तो 211 देशों में आपको बुद्धिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, मगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज, राष्ट्र हम अपने देश में लागू करेंगे, अमल करेंगे। ये स्वीकार, साइन करने का मतलब ये है। बहुत सारी बातें हमारे पास जानकारी के लेवल पर भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर दूसरे नंबर का मुद्दा। जानकारी होगी तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा या तो नहीं होगा, 2 बातें होगी। जानकारी ही नहीं है तो खत्म, मामला ही खत्म है। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या तो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र को निर्माण करने का जो मामला था। संभवतः नमाज हो रही है? तो हम लोग थोड़ी देर के लिए हो गए। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो विचार था, उसने सबसे बड़ा काम उस समय के लोगों का मानसिक स्वतंत्रता पैदा करने का किया। इस मानसिक स्वतंत्रता ने नाग लोगों का साम्राज्य स्थापित किया। आप देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति संतों की मानसिक मुक्ति का अभियान महाराष्ट्र में चलने के पहले हुआ कि बाद में हुआ? तो इतिहास कहता है संतों के मानसिक मुक्ति का आंदोलन चला, उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक क्रांति हुई हिस्टोरिकली। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक क्रांति हुई उसके पहले न बुद्ध की मानसिक क्रांति हुई। फिर हिस्टोरिकली प्रूव हो जाता है।
आज अरब जो है ये बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता और शक्ति है, जो अमेरिका जैसे ताकतवर शक्ति के साथ वो टकराव और टक्कर लेते हैं। तो उसका कारण मोहम्मद साहब के द्वारा जो अरब में मानसिक क्रांति की गई है उसकी वजह से हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस मानसिक क्रांति जो बुद्धा ने की, इस वजह से मौर्य का साम्राज्य निर्माण हुआ। ये अफगानिस्तान तक, रशिया के बॉर्डर तक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कुछ। ये मौर्य साम्राज्य वहां तक था। और मौर्य कालीन नक्शा आप देख लो, तो मौर्य का साम्राज्य नहीं था, नाग लोगों का साम्राज्य था। थोड़ा इसमें ये बदलाव करना जरूरी है और ये प्रचार में लाया जाना जरूरी है कि मौर्य का साम्राज्य अगर हम प्रचार में लाते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में मौर्य लिखने वाले लोग हैं, तो दूसरे लोग हैं इन लोगों का है, उससे हमें क्या लेना देना है, मौर्य लोगों का है, वो देख लेंगे, क्योंकि उसकी पहचान अलग हो जाती है। ये मौर्य वालों का मामला है, ये हमारा है नहीं। 3743 जाति में से मौर्य है, ये उसका है। बाकी 3742 वाले क्या, अरे उसका हमारा है नहीं, ये मौर्य का है। तो इंटरप्रिटेशन से लोगों के दिमाग पर कैसे असर पड़ता है, बुरा असर कैसे पड़ता है, बहुत ये सोची समझी बात है। तो इसको क्या बदला, इसमें क्या बदलाव करना है? नहीं, ये मौर्य साम्राज्य नहीं था। मौर्य साम्राज्य नाग लोगों का साम्राज्य था, जिनके 6247 टुकड़े किए गए। तो 6247 लोग, अरे हमरा था, अरे तुमरा ही था भाई, हमरा नहीं तुमरा ही था। तो ये लोगों के दिमाग में डालना होगा। डालने से आगे एक और शब्द है, पेनिट्रेट करना होगा। पेनिट्रेट का मतलब है बहुत ज़्यादा ऐसे घुसाना होगा। तो जो घुसाने का काम है वो एक बार कहने के बात घुसता नहीं है। जब तक घुसता नहीं है तब तक कहते रहने को बोलते हैं पेनिट्रेशन। तब जाकर लोगों के दिमाग में बात जाती है। तो मैं ये बात आपको जो समझा रहा हूं कि ये मौर्य साम्राज्य नहीं था, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। अच्छा, ये वामन मेश्राम को लगता है इसलिए नाग लोगों का साम्राज्य था, ऐसा नहीं है। ये था, हिस्टोरिकली था। और कोई ब्राह्मण तो कहे कि नहीं था, तो फिर मैं बता दूंगा उसका मुंह बंद करने के लिए। वो मेरे से तो कोई बहसबाजी तो करता नहीं कोई ब्राह्मण। उनको मालूम है कि वामन मेश्राम पहले छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है और माइक में उसके बाद ही बोलता है, पहले थोड़ी बोलता है। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं कि मौर्य का साम्राज्य नाग लोगों का साम्राज्य था। अब नवल वियोगी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे, उसका किताब पढ़ो, नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ दिस कंट्री। किताब का टाइटल ही है द नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ द कंट्री। अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं। और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे। तो उन्होंने आर्कियोलॉजी के एविडेंस से कहा, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जब कोई बात कही जाती है तो नो डाउट सारे दुनिया को उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, पुरातात्विक प्रमाण जो है, वो सबसे ज्यादा ठोस सबूत माने जाते हैं। सबूत तो बहुत सारे, मगर पुरातात्विक प्रमाण जो है वो बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण माने जाते हैं। तो नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ दिस कंट्री, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। इस देश में 6247 ही टुकड़े नहीं है। ये तो मैं SC ST OBC के कह रहा हूं। तो जिनको OBC के लिस्ट में शामिल नहीं किया वो भी है। मान लो OBC की लिस्ट में मराठा शामिल नहीं है, वो है,
महाराष्ट्र के जो मराठा है वो तो नाग लोग हैं। बहुत सारे मराठा ओरिजिनल कोण आहे? कुणबी काय हे आपले कुणबी समाजाचे अध्यक्ष आहेत ना महाडचे, हे इकडे इकडे कुणबी आहेत, पण पश्चिम महाराष्ट्रात तेच मराठी आहेत। काय चिटनी साहब है फेस्ट। और ये मराठा शब्द बहुत ज्यादा 100 साल पुराना है? 100-125 साल से ज्यादा नहीं है। मराठा लोगों को पता है कि मालूम नहीं है, मगर ये 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। 100 साल से पुराना छोड़ो, अगर मराठा कोई आदमी रिजर्वेशन लेना चाहता है तो वो अभी भी ले सकता है। उसके बाप के घर में जो पुराने डॉक्यूमेंट है, वो जमीन की जो लिखाई का कागज है ना मराठा के घर में, उसको मेरा कहना देख ले तो देखेगा उसमें कुणबी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा कुणबी ही है। बहुत सारे लोगों को डाउट हो सका, ये आदमी इसको कैसे मालूम, उसने हमारा कुंडली नहीं देखा, उसको कैसे मारे? 6247 की कुंडली वामन मेश्राम को मालूम है भाई, एक की नहीं। मैं ऐसे ही थोड़ी हवा में तीर थोड़ी मारते रहता हूं, बहुत सारा माइक्रो लेवल पर स्टडी करने के आधार पर बता रहा हूं। तो ये जो मौर्यन साम्राज्य है, ये नाग लोगों का साम्राज्य है। तो मौर्य का आखिरी सम्राट सम्राट बृहदत्त मौर्य की ब्राह्मण ने हत्या की। हत्या करने के बाद जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण हुआ। जाति व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में है, वजूद में नहीं है। बुद्ध काल में भी जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, ऐसा। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मुझे लिटरेचर में बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ता हुआ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने उसको सवाल पूछा, जाति व्यवस्था थी ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? जाति व्यवस्था होगी तो बुद्ध लड़ेगा। वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ता हुआ दिखते हैं क्या? वहां दिखते हैं। तो बुद्ध के सामने वर्ण व्यवस्था है तो उसके विरोध में वो लड़ रहे हैं। बुद्ध के सामने जाति व्यवस्था है नहीं तो उसके विरोध में जो चीज है ही नहीं, उसके विरोध में वो लड़ रहे हैं, तो उसका कोई वजह है नहीं। बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा ही मान लेते हैं अरे होगा, तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना, है कि नहीं था। तो जो जाति व्यवस्था का जो निर्माण है वो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। क्यों? क्योंकि ये नाग लोगों का साम्राज्य था। नाग 6247 थोड़ी थे, नाग एक ही थे, इसलिए उसका साम्राज्य था। तो एक थे, उसको परास्त करना है दीर्घकाल के लेवल पर, तो फिर उनके टुकड़े करना पड़ेगा ना, इसलिए जाति व्यवस्था बनाई गई है। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस समझना जरूरी है। इसलिए नाग लोगों के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नागों को जाति के टुकड़ों में बांटने का अभियान शुरू हुआ। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये तो जाति व्यवस्था की हो गई, तो ये अस्पृश्यता कैसे आई? तो बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसे पढ़ लो। वो क्या कहते हैं उसमें? उसमें कहते हैं जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संगठित ब्राह्मणों ने इन लोगों के साथ स्पर्श भेद का कार्यक्रम शुरू किया। तो जाति व्यवस्था के बाद में अस्पृश्यता का निर्माण हुआ। क्योंकि ब्राह्मणों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। ये हिस्टोरिकली एनालिसिस करो।
मैं ये बात इसीलिए 4-5 विषयों पर बोलने के बजाय मैंने कहा कि एक जो है, एक ही विषय पर बोलने से सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये जो बात है, ये बात इस तरीके से हमको समझना होगा। उसके बाद अस्पृश्यता का निर्माण हुआ और इसके लिए ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रांताओं को अपनी बात स्टैब्लिश करने के लिए और मदद हासिल करने के लिए विदेशी आक्रांताओं को साथ दिया। ब्राह्मण एज ए ब्राह्मण देशद्रोही लोग हैं, कर ले मेरे खिलाफ एफआईआर। कुछ ब्राह्मण ऐसा बोल सकते हैं कि जो देशद्रोह किया उस पर आप बोलना चाहिए, सभी ब्राह्मणों को आप ऐसा क्यों बोल रहे? तो कोई ब्राह्मण मुझे ऐसा निकाल कर दिखाओ कि उन्होंने विरोध किया, उसको छोड़ देता हूं। तो ये तो ब्राह्मणों का एजेंडा था ना, एक किसी कुलकर्णी देशपांडे का एजेंडा नहीं था, ये ब्राह्मण का एजेंडा था। ये ब्राह्मणों के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हे मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो त्याच्या धुरेला धुर लागलाय का वामन मेश्रामचं, त्याचा धुर तिकडं आहे आणि त्या धुरेला वामन मेश्रामचा धुर लागलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या शेतातली ढोरं डंगर वामन मेश्रामच्या शेतात येतात आणि वामन मेश्रामची ढोरं डंगर त्याच्या शेतात जातात, त्याच्यामधून मग मिश्रा बरोबर मेश्रामचं भांडण होते। असं काय आहे का? असं काहीच नाही ना, सिद्धांत की बात है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण बाबा साहब अंबेडकर का गौरव करते हैं, उनको पूछो हुएर द शूद्र मानते क्या? बाबा साहब ने लिखा कि नहीं? वो नहीं मानते। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा अनटचेबल में, ब्राह्मणों ने इनको अनटचेबल बनाया, ऐसा वो कहते? मानते? नहीं नहीं, हम बाबा साहब को मानते हैं, ये नहीं मानते है। चिटणीस अलग लक्षात, ही बदमाशी ब्राह्मणांची चलाकी हे आमच्या लोकांना कळत नाही, समजत नाही। म्हणून आमचे बरेचसे भोळे शंकर लोक काय म्हणतात, नाही नाही मेश्राम साहेब तुम्ही म्हणतात ते बरोबर आहे, परंतु आता ब्राह्मण सुद्धा बाबासाहेबाचं नाव घेतात। अबे तुझ्या ढुंगणात लाथा घालायसाठी घेतात, तुला कळत नाही चाहेला नालायका, ते वामन मेश्रामला कळते। दूसरा म्हणजे ह्याच संदर्भामध्ये तुम्हाला इसी संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। ये सारे ब्राह्मण हमारे बहुजन समाज में आकर बोलते हैं, महाराष्ट्र के बहुजन समाज में आकर बोलते हैं, सारे देश के बहुजन समाज में बोलते हैं, ओबीसी के लोगों में जाकर बोलते हैं औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी। चला बामनाला डोक्यावर बसावसाठी लढली का? ये महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहता हूं। ब्राह्मणों को सर पर बिठाने के लिए लड़ी, तो फडणवीस को क्यों बिठाया? साले गधे की औलाद है। और ठीक है, शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, ओके ठीक आहे, त्या बामनाला डोक्यावर बसवण्यासाठी लढली होती का? शिवाजी महाराजांच्या किंवा संभाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये ना त्यांचा अभ्यास जर केला तर याबद्दल ते सतर्क आहेत की कुठल्याही बामनाला ते डोक्यावर बसवायला तयार नाहीयेत। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। अरे लड़ी ठीक है, मगर वो ब्राह्मणों को सर पर बिठाने के लिए नहीं लड़ी। तो फिर तुम लोग ब्राह्मणों को सर पर क्यों बिठा रहे हो? ये लड़ाई लड़ते लड़ते 123 आमदार फडणवीस के भाजपा के आरएसएस के चुनकर आए, उसमें 6 ब्राह्मण आए। 6 ब्राह्मण वाला आदमी मुख्यमंत्री बन गया। 117 बहुजन आहे, 117 बहुजनाच्या ढुंगणात लाथा घातल्या त्यांनी, एकट्यानी घातले की नाही? कुणबी महासंघ घातले की नाही लाग? त्या 117 लोकांनी त्या फडणवीसला मुख्यमंत्री, अरे तो कसं काय बनू शकतो?
दिल्ली से वो होम मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का, क्षत्रिय, उसको आरएसएस ने इधर भेजा। आणि त्यांनी त्या फडणवीसला मुख्यमंत्री बनवलं। जर आमदारांच्या बैठकीमध्ये जर ठरवलं असतं की बहुमतानं ज्याला बहुमत असेल त्याला मुख्यमंत्री बनवण्यात येईल, नहीं, हाईकमांड ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। उनको मालूम है फडणवीस को 6 मिलेंगे वोट, वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। खड़से नंबर में खड़ा ही था, खड़से ने कहा भी था पंढरपूर में जाके, बस केवल उसकी इतनी गलती थी, बापा विठ्ठला पांडुरंगा, अरे तुझी शपथ घेऊन सांगतो रे, माझी पण मुख्यमंत्री बनायची इच्छा होती रे, पण त्या बामणाने बनवू दिलं नाही, एवढंच बोलला तो, जास्त बोलला काय? काही त्याचा अपराध नाही, त्यांच्या पाठीमागच लागलाय तो फडणवीस, त्याला अखेर काढूनच टाकलंय। हमारे नलायक लोगों ने उसको अधिकार दिया ना। मुफ्त में आप लोगों को 117 लोगों को एमएलए बनने का अवसर दिया, तो मुफ्त में बनने की वजह से तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये मामला धार्मिक है। जब मामला हिंदू मुसलमान का होता है, मामला जब हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जाता है, तो मुसलमान उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर मुसलमान उसमें शामिल नहीं होते हैं, मामला हिंदू मुसलमान का होता नहीं है। अगर मामला हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य होता ही नहीं है। जब मामला हिंदू मुसलमान का होता है, तब ही अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य होता है और केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी एक ओबीसी का आदमी है, देश का प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी नहीं बना अपने से प्रधानमंत्री, आरएसएस ने चुनाव के पहले आरएसएस ने उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया, चुनाव बाद में हुआ। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, सीओ है, सीओ, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर। ते आपल्या जिल्हा परिषदेमध्ये असते की नाही, आपल्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेमध्ये सीओ असते की नाही, तो आयएएस असते, आणि तो तिथला आयएएस त्याला सीओ म्हणतात, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर। हे आरएसएसची जी केंद्रीय परिषद आहे, ती सर्व केंद्रीय परिषद जी आरएसएसची आहे, त्याच्याजवळ प्रधानमंत्र्याचं पद आहे, त्यांच्याजवळ तो पॉवर आहे प्रधानमंत्र्याचा। ते निर्णय घेतात आणि नरेंद्र मोदीला सांगतात अंमल करा। का? अरे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहात तुम्ही, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो हम निर्णय करेंगे, तुम अमल करो, हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओ है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नहीं है। आप बोलेंगे इसका कोई सबूत? चलो, तुम कहते हो कि नहीं, वास्तविक पावर तो नरेंद्र मोदी के पास ही है, फैसला करने का पावर तो नरेंद्र मोदी के पास ही है। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, 52% पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री है ना, पावर उसके पास ही है ना। आप कह रहे हो ना उसके पास पावर है, और अगर पावर है तो ओबीसी के जातीय आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है फैसला लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। ये सबूत के साथ बोल लो। अगर फैसला करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, तो फैसला करने का अधिकार किसके पास है? आरएसएस के लोग शुरू से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है फैसले करने का अधिकार आरएसएस के पास है। आरएसएस के केंद्रीय परिषद के लोगों ने संविधान की शपथ लिया? नहीं लिया। पावर सारा का सारा उनके पास है।
कोई आरएसएस का आदमी पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं रहता है, जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है। अपोजिशन पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है। फैसला लेने का अधिकार आरएसएस के पास है, जवाब देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास है। तो ये शिव है। कोई जवाबदेही नहीं आरएसएस की, मगर सारी सत्ता उनके पास में है। सबूतों के साथ बता रहा हूं कि यदि नरेंद्र मोदी के पास पावर होता, ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के विरोध में फैसला क्यों करता? स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का रेफरेंस देकर, संभाजी महाराज का रेफरेंस देकर जो लोग इस देश में बहुजन समाज के अंदर आकर प्रोपोगंडा करते हैं, और उसका प्रोपोगंडा जब हम स्वीकार करते हैं तो उस प्रोपोगंडे का नतीजा ये होता है कि एक ब्राह्मण को अपने सर पर बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी विचारधारा है, ये बहुजन लोगों की विचारधारा नहीं है। अगर आप फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा स्वीकार कर लेते हो तो फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप आरएसएस की विचारधारा मानते हो तो ते ढुमणातला आता घालतील ना, तिला घालच घालूनच राहिलेत। पण तरी काही लोक संतुष्ट होतात का? नाही, आम्ही काहीच नव्हतो, आमदार झालो, तो काय कमी झालो का? तो कुछ लोग उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि हम लोग अल्पसंतुष्ट लोग हैं। हम खुद ही ऐसा स्वीकार करते हैं कि साले मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बनने लायक नहीं था, मैं एमएलए बन गया तो मैं तो फडणवीस जी का शुक्रगुजार हूं। तो फिर ये तो हमारी समस्या है। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 6247 जाति के जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े नहीं थे आपके, आप लोगों का साम्राज्य इस देश में था, और वो साम्राज्य अफगानिस्तान के वहां रशिया का बॉर्डर है ना, वहां तक सारा पाकिस्तान, पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, इधर बांग्लादेश, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा ये नाग लोगों का साम्राज्य था। ये जितने भी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे के सारे पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। जब ब्राह्मणों ने मुसलमानों के साथ संगनमत करके इन पर अत्याचार करना शुरू किया तो दांव पेच के तहत बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और वहां जो ब्राह्मण के साथ गठबंधन था मुसलमानों का, वहां से उनको हटाया। इतिहास पढ़ने की जरूरत है, और ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा है वो डीएनए के अनुसार झूठा है, नए सिरे से इतिहास लिखना होगा। मैं भाषण में जो कह रहा हूं, और किसी की औकात अगर है देश में, कोई अपने को बहुत उस्ताद इतिहासकार कहता है, मेरी बात गलत साबित कर दे जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए अगर हमारी मूल पहचान जाति नहीं है, 6247 जाति के टुकड़े हैं, नाग लोगों के, नागों के टुकड़े किए, वो हमारी मूल पहचान नहीं है। नाग हमारी मूल पहचान है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नाग लोकांनी, अरे देशाची केली, फक्त महाराष्ट्राची नाही, ये जो मौर्य का रेफरेंस दे रहा हूं वो महाराष्ट्र का नहीं है, नॉर्थ का है। तो इसलिए हम लोगों को
अपनी पहचान, सारे देश भर में हमारे SC ST OBC के जो 6247 जाति के टुकड़े हैं, उनका मूल नाग में है। तमाम सारे लोगों का मूल नाग में है। अगर आप अपने आप को अपने जाति की पहचान समाप्त करने का डर लग रहा है, तो नाग पहचान स्वीकार करने से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बहुत बड़ा विशाल पहचान भी बहुत बड़ी मिलेगी। उसका बहुत बड़ा इतिहास है, गर्व और गौरव का इतिहास है, और इससे आपका माथा झुकेगा नहीं, चौड़ा हो जाएगा। कौन आदमी है जो इसको इनकार कर लेगी जिससे तुम्हारा माथा चौड़ा होता हो? वो तुम इनकार कर दोगे, ऐसा कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा? अब ये काल्पनिक बात भी नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, हिस्टोरिकल है। जितनी भारत की जातियां हैं, ये नाग लोग इतने शक्तिशाली लोग थे, भारत में राजनीतिक संस्थाओं को जन्म देने का काम नाग लोगों ने किया, ये राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का काम नाग लोगों ने किया। इसलिए नाग लोग राजनीतिक संस्थाओं के निर्माता थे, साधारण लोग थोड़ी है। दुनिया में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने वाले लोगों को महान माना जाता है, छोटे लोग नहीं है। तो ये इतिहास वहां, हमारा इतिहास वहां जाके ढूंढना होगा, वहां मिलेगा आपको। हर आदमी को जिज्ञासा होती है, साला यार मेरा मूल क्या है? भारत में ये सारे जाति के लोग उसके पीछे, साला मेरा मूल क्या है? वो पीछे लगे हुए। तो मैंने बता दिया सबको, सुन लो केवल, और उसको छानबीन कर लो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। देखो पता चलेगा आपको। जो जाति में टुकड़ों में बटे हुए, वो जो धर्म के टुकड़ों में बटे हुए, वो सारे के सारे लोगों का मूल आपको वहां मिलेगा। तो ये जो नाग होने की जो पहचान है ना, इसका और एक्सटेंशन एक बात है। वो क्या है? ये नाग ये वंश है, जाति वंश नहीं है, जाति रेस नहीं है, नाग रेस है। नाग रेस है म्हणजे काय रे बाबा? साप आहेत का? है हे साप आहेत का? नाग म्हणजे साप नाहीत। लोग नेचर में से जो चीज शक्तिशाली होती थी उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। इससे उन्होंने अपने को नाग, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे, नाग लोग बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे। दूसरा एक बहुत बड़ा सबूत आपको पेश करना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने नाग लोगों के साथ व्यवहार किया, जातियों में बांटने का, अस्पृश्यता में बांटने का, आदिवासियों को सेग्रीगेट करके जंगलों में रहने का। कितने लोगों को यहाँ पता है कि झारखंड में छोटा नागपुर नाम का एरिया है, और वहाँ ट्राइब का नाम नाग ट्राइब है किसी को? मुझे तो नहीं लगता आप में से किसी को पता है। नागपुर झारखंड में बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसका नाम है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का एक और अर्थ है, ध्वनि निकता है, छोटा होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा होगा। भाषा शास्त्र में ऐसा ध्वनि निकलता है, ये छोटा नागपुर, इसका मतलब बड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो बड़ा इधर है महाराष्ट्र में, ये नागपुर जो है। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोगों के आज भी ऐसे नाम है, नागोराव। त्याला काही संबंधच नाही नागोरावचं। हे आहे की नाही? विदर्भात तर बऱ्याच लोकांचं मी बघितलं। मी माझ्या गावातच एक नागोजीराव, अरे नागोराव, मैं ये कोई सामान्य बात नहीं है, अनाड़ी आदमी है। उसने अपने बेटे का नाम नाग के रेफरेंस में रखा,
सोच समझ कर नहीं रखा। परंपरा में है, हजारों सालों की परंपरा है। साउथ इंडिया में जाओ, लेडीज के नाम में नाग शब्द है। मेरी बहन का नाम नागी बाई है। तो मुझे लगा नागी बाई, ये कौन सा नाम है? मेरे बहन के ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगा नागी बाई, तो उसने बदल दिया वहां। उसके ससुरे ने के नाम अच्छा नहीं है, उसको मालूम ही नहीं था। ये तो बड़ा हिस्टोरिकल। तो पुरुषों के नाम में भी नाग शब्द है और स्त्रियों के नाम में भी नाग है। नाग रत्नम, ये अभी एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसका नाम नाग रत्नम है। नागावकर हे तो जबरदस्त। गावाची नावं सुद्धा नाग या शब्दावर आहेत, माणसाची नाव आहेत, पुरुषांची नाव आहेत, स्त्रियांची नाव आहेत। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको सही तरीके से एक जगह लिखने की, क्रोनोलॉजिकल उसकी प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है। ऐसा कोई किताब मैंने नहीं देखा, तो मैंने सोचा आज उसकी शुरुआत करता हूं, फिर दूसरे लोगों को किताब लिखने के लिए मौका मिल जाएगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, पुरातात्विक प्रमाण अवेलेबल है। पुरातात्विक प्रमाण का मतलब है ठोस सबूत अवेलेबल है। प्राचीन भारत में आप सुनकर हैरान हो, अभी ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई। औरत है, उसके सर पर नाग लोगों का फन है ऐसा। आता आपण मराठीमध्ये शेव घेणे म्हणतो ना, स्त्रिया आपल्या डोक्यावर किंवा ग्रामीण भागामध्ये शेव घेतात ना, काय म्हणता तुम्ही त्याला? पदर घेणे। ते आमच्या वराडीमध्ये शेव घेणे म्हणतात, भाषा भाग है। तो प्राचीन भारत में महिलाओं के सर पर ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई है, नाग लोगों के ऐसा फना है, ऐसा उसका फना उसमें दिखाया गया है। और वो इसका मतलब ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में महिलाएं इस तरह का फना धारण करने वाला कोई तरीका अपनाते होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जब वो पुतले में ऐसा मिला, ये पुरातात्विक प्रमाण है, ठोस एविडेंस है। तो ऐसी बहुत सारी बातें अवेलेबल है जिसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो इसलिए ये नाग लोग है, ये नाग लोगों को इन लोगों ने 6247 जाति के टुकड़ों में SC ST OBC के नाम पर, अगर उसमें मराठा इंक्लूड करो या साउथ इंडिया के और लोगों को इंक्लूड करो, साउथ जो मंडल कमीशन के OBC में शामिल हैं उनको इंक्लूड करो, तो ये आंकड़ा 7000 तक आप बढ़ा सकते हो या बढ़ सकता है। वो लोग भी नाग लोग हैं, क्योंकि वो उनकी जातियां भी, ब्राह्मणों ने नाग लोगों की ही जातियों को टुकड़ों में बांटा। तो इसलिए इससे हमारे लोगों को एक नई पहचान, बड़ी पहचान, महान पहचान, जिससे प्रत्येक आदमी गर्व और गौरव कर सकता है, और जिसके गर्व और गौरव करने से आदमी गुलाम नहीं होगा, महान होगा। जाति का गर्व और गौरव करने से आप गुलाम हो सकते हो, गुलाम बने रह सकते हो। नाग की पहचान स्वीकार करने से आपका बड़ा बड़ा एजेंडा मिलेगा, आपको बहुत बड़ा गर्व और गौरव मिलेगा, और इससे आपका पुनर्वैभव, पुनर्साम्राज्य इस देश में स्थापित हो सकता है। इतनी बड़ी बात है ये छोटा मामला नहीं है। मगर इस पर मुझे और 1000 बार बोलना पड़ेगा, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारे लोगों को 1000 बार जब मैं बोलूंगा, तब हमारे लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, तब उनके दिमाग में घुसेगा, पेनिट्रेट करना होगा, उसके लिए काम करना होगा। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को अभी आने वाले समय में आप लोग प्रचार में ले आओ, कि हम 6-7 हजार जाति के जो टुकड़े हैं वो सारे के सारे नाग लोग हैं। आपको केवल इतना प्रचार करना है। अपने बच्चों के नाम रखने में, अपने लड़कियों के नाम रखने में, अपने सारे तमाम संस्कारों में शुरू करो।
विचार और व्यवहार में, जीवन शैली में उतारो। एक संस्कृति का हिस्सा बना दो इसको, कल्चर का हिस्सा बना दो। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि सारे देश भर में नाग पूजा होती है? क्यों होती है भाई? होती कि नहीं होती? विकास, मुझे उत्तर प्रदेश सारे देश भर में नाग पूजा होती है। क्यों क्यों करते हैं हमारे लोग? अरे इसका इस बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कारण मैं आपको बताया, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे लोग, एंशियन इंडियन लोग नाग को अपना पुरखा मानते थे। तो हमारे देश में अपने पुरखों की पूजा अर्चना करने का, अपना बाप दादा मर जाता है तो अभी भी हमारे लोग वहां जहां उसको गाड़ा गया है वहां जाते हैं। वो पीता नहीं फिर भी दूध पिलाते हैं हमारे लोग अभी भी। अगर वो दारू पीने वाला होता है तो हमारा कुछ ऐसे आदमी है, वो दारू की बोतल जाके वहां उल्टा कर देते हैं, बोलते वो पीता था। अब जो रियलिटी बता रहा हूँ, रियल है ये, काल्पनिक नहीं। मजा आपको लग रहा होगा, नहीं मजा नहीं बोल रहा हूँ, अरे रियल बोल रहा हूँ। नहीं बोलते, वो मरने के पहले पीता था तो उसको देने, वही चीज देना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पुरखा खुश होगा, है? तो ये हमारी एंशिएंट परंपरा है, ये कहीं ना कहीं से आई हुई है। अनपढ़ और गवार लोगों के बीच में परंपराएं जो होती है, उस परंपराओं के पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल कारण है, उसको ढूंढना, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आधार पर बहुत सारी बातें हम प्रमाणित कर सकते हैं, ये करना होगा। और इससे हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और वो फायदा क्या है कि अगर आप जातियों को जोड़ना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। अगर नाग की एक पहचान स्वीकार कर लेते हो तो सारे के सारे तमाम लोगों को, वो सारे लोग जब अपने को नाग मानना शुरू करेंगे तो फिर नाग सारे इकट्ठा होने का मतलब क्या? तो वो हो ही गए। जब सारे जाति के लोग अपने को नाग मानना शुरू करेंगे तो फिर ये हो ही गए। ऐसा करना होगा। मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा और लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, जितना कहा उसको हजम करने की ज़रूरत है। तो हजम करेंगे तो कुछ बातें और आप लोगों को समझ में आएगी, कुछ समझ में आएगी तो अगले बार और कुछ बताऊंगा, मगर इसी रेफरेंस में बताऊंगा। धन्यवाद।